न सी टॉपिक 2 केवाईसी नॉर्म्स। ये बैंकिंग में आपका थर्ड यूनिट है। अब ये शुरू कहाँ से हुआ? पहली बात तो केवाईसी, उसका अपने पहले जजमेंट लेते कहाँ से शुरू होता है ये केवाईसी। तो सबसे पहले 2002 के अंदर एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और साथ में एक 2005 के अंदर रूल बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल 2005। उसके बेस के ऊपर बैंक्स को कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर करना था, कस्टमर की पहचान करनी थी कि जो लोग आपके बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आ रहे हैं वो जेन्युइन कस्टमर है कि नहीं, राइट। और जितने भी ट्रांजेक्शन वो लोग करते हैं ना बैंक के थ्रू, वो सारे ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना था, यानी चेक करना था कि वो सही जा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए नो योर कस्टमर यानी केवाईसी फॉर्म स्टार्ट किया गया, राइट। अब इस केवाईसी फॉर्म के अंदर पहली बात तो सॉरी, कितनी चीजें आएगी ये अपने देखें। तो केवाईसी फॉर्म के अंदर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी आएगी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में पहली बात, कोई भी एनोनिमस अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। एनोनिमस का मतलब होता है बेनामी अकाउंट, जिसमें कोई भी एक का नाम हो दूसरे का एड्रेस हो, वो नहीं हो सकता। पहला ये प्रोविजन। दूसरा ये कि जिसमें सीडीडी मेजर्स ना लिखा हो, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर के बारे में सारा नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए, हर तरह का नॉलेज बैंक के पास होना चाहिए। आइदर ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन, कई बार कस्टमर कोऑपरेटेड नहीं करता। कस्टमर किस लिए कोऑपरेट नहीं करता? कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट बैंक को क्या जरूरत है, बराबर। तो शुरुआत में कस्टमर कंप्लाई नहीं करते थे। फिर उसके बाद में कई बार ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट बराबर से ना हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट में फोटो बराबर ना लिखे, एड्रेस बराबर ना लिखा हो, बराबर। ये सब के कारण क्या होता है, ये सब के कारण अकाउंट ओपन करने के लिए अगर ऐसे डॉक्यूमेंट आए या ऐसे कस्टमर आए तो उनको मना कर देना है, राइट। फिर कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी तरह का ट्रांजेक्शन हो, वो सीडीडी के प्रोसीजर यानी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, जिसको अपने केवाईसी बोलते हैं, उसके बिना किया नहीं जाएगा। यानी कोई ट्रांजेक्शन बैंक के जरिए से हो ही नहीं सकता। और जितना भी केवाईसी के लिए तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन की जरूरत है किसके लिए? पहले तो बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए, और आपको अपडेट करने के लिए। अपडेट कब? ऑलरेडी अकाउंट है आपका तो आपको बैंक में जाके अपडेट कराना पड़ेगा केवाईसी, ये स्पेसिफाई करो। फिर कुछ इंफॉर्मेशन ऑप्शनल या तो एडिशनल होती है, मतलब आप प्रोवाइड करो तो भी कोई वादा नहीं, ना करो तो भी चले। जैसे कि केवाईसी के अंदर क्या चाहिए, तो कस्टमर का आईडी, जिसके अंदर उसका फोटोग्राफ होना चाहिए, कस्टमर का नाम एड्रेस बराबर से प्रिंटेड, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, बराबर। और उसके बाद में कस्टमर का पैन नंबर अगर रिक्वायर्ड कब है, 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन वो कर रहा है कैश में तो वो रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद ये तो मैंडेटरी कंफर्मेशन यानी कंफर्म, ये तो इतना तो है ही। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो ये ऑप्शनल इंफॉर्मेशन हो गई। आपकी इनकम कौन सी कैटेगरी में आती है, तो ये ऑप्शनल इनकम इंफॉर्मेशन हो गई। ये जरूरी नहीं है, पर उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट कंसेंट लिखा है। एक्सप्लिसिट कंसेंट यानी कस्टमर की तरफ से मर्जी होनी चाहिए, कस्टमर चाहे तो ही ये सब लिखे, नहीं तो ना लिखे। एक्सप्लिसिट का मतलब, राइट। एक्सप्लिसिट यानी दर्शावेलू, और कंसेंट का मतलब होता है मर्जी ऑफ द कस्टमर आफ्टर द अकाउंट इज ओपन। ये अकाउंट ओपन करने के बाद की बात है। सीडीडी प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स,
वाइल ओपनिंग जॉइंट अकाउंट। कई बार कोई ऐसा माने कि हम तो 4 लोगों ने अकाउंट ओपन किया साथ में मिलके, एक जॉइंट अकाउंट होता है ना, तो 4 लोगों ने ओपन किया। अब 4 लोगों ने ओपन किया तो एक दिन प्रोवाइड कर तो चलेगा ना, बाकी के 3 की क्या जरूरत है? पर गवर्नमेंट ने बोला है कि सबके केवाईसी चाहिए, यानी केवाईसी सबके लिए। उसके बाद में सर्कमस्टेंसेस इन विच कस्टमर इज परमिटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एंटिटी इज क्लियरली स्पेल्ड आउट। यानी कैसे होता है कि कस्टमर किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करे, बिहाफ यानी किसी दूसरे के बदले में काम करे, तो वो भी अलाउ किया जाना चाहिए। और सुटेबल सिस्टम इज आउट इन प्लेस टू इंश्योर दैट आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर डज नॉट मैच विथ एनी अदर पर्सन और एंटिटी। याद रखो, ये ध्यान रखना है कि एक ही आइडेंटिफिकेशन वाले 2 इंसान ना हो, समझे? एक ही आइडेंटिफिकेशन, नाम एक, एड्रेस एक, टेलीफोन नंबर एक, पर 2 अलग अलग आदमी की तरह से लिखा है, वो गलत ने, बराबर ने। Whose name appears in the sanction list circulated by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कई बार आरबीआई लिस्ट प्रोवाइड करती है कि इन सब लोगों के अकाउंट आपको क्या करने, सीज कर देने, फ्रीज कर देने। तो ये भी आपको देख चेक करना है। याद रखो, अगर आपका एक बैंक के अकाउंट अंदर अकाउंट अगर फ्रीज हुआ ना, तो आधार कार्ड से इन्होंने ऐसे लिंक किया है ना कि जितने भी ब्रांच में जितनी भी जगह पे तुम्हारा अकाउंट है ना, एक सामने फ्रीज। तो ये केवाईसी की बदौलत ये सब हो पाया। तो हम अगर इसको शॉर्ट में देखना चाहे तो कहाँ से शुरू हुआ? बेनामी नाम से अकाउंट नहीं होना चाहिए, सीडीडी के बिना अकाउंट नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए सीडीडी के बिना, केवाईसी आपको नए अकाउंट के लिए मांगना ही चाहिए। दूसरा, ऑप्शनल या तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाद में अगर मांगो तो ठीक है। जॉइंट अकाउंट होल्डर का भी सबका सीडीडी आपको चाहिए। उसके बाद में कस्टमर अगर किसी दूसरे के बजाय काम कर रहा है तो उसके बारे में भी लिखा जाना चाहिए। और लास्ट में कोई भी दो इंसान एक नाम से अकाउंट ओपन ना करे, ये चेक करना चाहिए। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या, ये कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी आ गई पहला। दूसरा, फॉर रिस्क मैनेजमेंट बैंक शेल हैव अ रिस्क बेस्ड अप्रोच व्हाइल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। कस्टमर 3 तरह की कैटेगरी में आती है। एक तो लो, मीडियम और हाई रिस्क कैटेगरी। लो रिस्क कैटेगरी यानी कौन? जैसे डॉक्टर है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लो कैटेगरी, लो रिस्क, क्योंकि ये क्या, रेगुलर इनकम कमाने वाले, हाई इनकम कमाने वाले, यानी पैसा रिटर्न आएगा। फिर मीडियम रिस्क में क्या आता है? ये बिजनेसमैन, सब मीडियम रिस्क के अंदर आते हैं, कभी बिजनेस चले कभी ना भी चले। और हाई रिस्क में क्या? जिनकी आदत बन चुकी है लोगों के पास से लोन लेके पैसा ना देना, जो बार बार डिफॉल्ट करते, वो हाई रिस्क वाले आगे। बेस्ड ऑन द असेसमेंट एंड रिस्क परसेप्शन ऑफ द बैंक। परसेप्शन का मतलब नजरिया, बैंक का रिस्क की तरफ नजरिया क्या है ये। रिस्क कैटेगराइजेशन शैल बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन पैरामीटर, जिसमें कौन से पैरामीटर, पैरामीटर्स यानी धोरण, पैरामीटर्स यानी धोरण यानी स्टैंडर्ड्स, सच एज कस्टमर की आइडेंटिटी, सोशल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसका, कौन से समाज का हिस्सा है वो, फाइनेंशियल स्टेटस यानी बैंक बैलेंस वगैरह कितना है उसका, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, क्लाइंट का बिजनेस और उनके लोकेशन क्या है। अब कस्टमर की आइडेंटिटी को ध्यान में रखने के टाइम पे एबिलिटी टू कंफर्म आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स थ्रू ऑनलाइन, क्या करेंगे अपने, सबसे पहले तो सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन चेक करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में कई बार हम दूसरी अथॉरिटीज को पूछेंगे कि क्या इनकी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने प्रोवाइड की हो बराबर है कि नहीं। जैसे अगर आपने पैन कार्ड प्रोवाइड किया हो, तो पैन कार्ड के अंदर जो पैन नंबर आपने प्रोवाइड किया, वो पैन नंबर आपके नाम से कनेक्टेड है कि नहीं, वो बैंक चेक कर सकती है, बराबर ना। में ऑल्सो भी फैक्टर्ड इन लिखा है, फैक्टर्ड इन यानी ध्यान में रखना। फैक्टर्ड इन का मतलब क्या होगा? ध्यान में रखना। पे सी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। While undertaking customer identification, banks shall ensure that decision-making functions of determining compliance with KYC norms shall not be outsourced। अब बात समझो, डिसीजन मेकिंग फंक्शन, कंप्लायंस का मतलब क्या? कंप्लायंस का मतलब वो चीज को मानना, वो चीज को फॉलो करना, उसको कंप्लायंस बोलते हैं, अनुसरु केवाई। तो केवाईसी को बराबर से कस्टमर फॉलो करता है कि नहीं, उसका डिसीजन बैंक खुद लेगी, वो उसको आउटसोर्स नहीं करेगी। आउटसोर्स करना मतलब किसी दूसरे को प्रोवाइड करना, बराबर। तो किसी दूसरे को ये प्रोवाइड ना करे। फिर उसके बाद
इंट्रोडक्शन शैल नॉट बी सोड वाइल ओपनिंग अकाउंट। अब ये क्या है, देखो ये सब चीजें समझनी है, छोटी छोटी बातें। पहले कैसा होता कि मैं अगर बैंक में अकाउंट, मैंने खुद ने ऐसे ओपन कराया, बैंक में अगर अकाउंट ओपन कराने जाऊं ना तो क्या बोले, 2 इंसान की पहचान लेके आओ। वो 2 इंसान मुझे इंट्रोड्यूस करे कि ये इंसान को हम जानते हैं, तब मेरा अकाउंट अब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट के बिना। फॉर्म के अंदर एड्रेस भी मैं लिखूं, जो लिखूं वो मान ले, फोटोग्राफ देना पड़ता था, बस हो गया, ये अकाउंट ओपन हो गया तुम्हारा। कोई केवाईसी नहीं होता था 2002 के पहले। 2005 के बाद हुआ ये केवाईसी। तो इंट्रोडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी कोई तुमको जाके इंट्रोड्यूस करे कि ये मुझे पहचानता है, मैं उसको पहचानता हूँ, तो इसका अकाउंट ओपन करा दो, ये बंद कर दो, मना किया, ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। फिर कस्टमर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एडिशनल ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। एडिशनल यानी વધારાનું कोई भी डॉक्यूमेंट, ओवीडी જેને કહેવાય। एक्चुअली अगर तुम्हारे केवाईसी के अंदर 2 चीजें आ गई ना, एक तुम्हारी आइडेंटिटी यानी मतलब तुम्हारा फोटोग्राफ और तुम्हारा नाम, और दूसरा दूसरा तुम्हारा एड्रेस का प्रूफ, राइट, तो बात खत्म। प्रूफ ऑफ एड्रेस और आइडेंटिटी 2 चीज होनी चाहिए। एक्चुअली आइडेंटिटी के प्रूफ में 3 चीजें आती है, फोटोग्राफ, नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें आती है। और बाकी जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है ना, उसके अंदर तुम्हारा जो एड्रेस प्रूफ है वही आएगा। इतनी चीजें इनफ है केवाईसी के लिए। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो है ना वो कौन कौन से, तुम्हारे पासपोर्ट, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड यानी तुम्हारा पैन कार्ड जिसको बोलते हैं। द वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है। फिर नरेगा कार्ड, उसमें भी आपका फोटोग्राफ होता है, ड्यूली साइन बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कौन, जो आधार कार्ड इशू करते हैं ना उसको अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी बोलते हैं, राइट। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो नेम, एड्रेस और आधार नंबर आपको दिया है वो भी इनफ है। कस्टमर्स एट देयर ऑप्शन, इन 6 में से कोई भी एक सबमिट करे ना तो बात खत्म, केवाईसी कंप्लीट। इससे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता। अगर मांगेगी मैं तो भी क्यों मांगेगा, अगर इसमें कोई खामी हो तो, जैसे कि अगर पैन कार्ड के अंदर फोटोग्राफ बराबर ना दिखे तो वो बोले वोटर आईडी लेके आओ, वोटर आईडी में और पैन कार्ड में फोटोग्राफ ना दिखे तो आधार कार्ड, इस तरह से बोल सकता है। या तो एड्रेस अगर अलग हो और उसको लगता है कि एड्रेस वेरीफाई करना है तो ही कंफर्मेशन के लिए मांग सकता है, लेकिन वो एडिशनल कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए नहीं बोल सकता, राइट। फिर अ कस्टमर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सेपरेट प्रूफ ऑफ करंट एड्रेस इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस रिकॉर्डेड इन द ओवीडी। सेम एड्रेस हो तो 2 अलग अलग एड्रेस के लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इन केस इसमें कस्टमर के पास से अपने डिक्लेरेशन ले लेते हैं। याद रखो ये सब तुम करते हो, मैं क्यों इस सब्जेक्ट को इतना लेंदी होने के बावजूद भी इजी बोलता हूँ, क्योंकि ये सब अपने करते हैं। तुम देखते हो ना ऊपर क्या लिखा होता है, परमानेंट एड्रेस, फिर नीचे क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर नीचे लिखा जाता है कि टिक कर दो अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो। जैसे ही तुम क्लिक करते हो ना उसके ऊपर, वैसे ही क्या आ जाता है, तुम्हारा एड्रेस ऊपर का नीचे कॉपी हो जाता है। तो मतलब ये डिक्लेरेशन हो गया कि तुम दोनों को सेम मानते हो, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। द लोकल एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर विच देयर प्रूफ ऑफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। अब ये ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हॉस्टल में रहता है, उसका घर तो परमानेंट एड्रेस तो कहाँ, बड़ोड़ा में, हॉस्टल में रहता है समझो कि सूरत में वो, तो इसके पास एड्रेस तो होगा नहीं, एड्रेस का प्रूफ तो होगा नहीं, तो वो क्या करेगा ये सूरत में, तो ये बोला गया देखो, क्योंकि लेटर तो कहाँ जाएगा, वो जहाँ रहता है वहां जाएगा ना। तो इसके लिए कस्टमर को क्या करना है, पॉजिटिव कंफर्मेशन सजेस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ लेटर, चेकबुक, एटीएम कार्ड, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, विजिट टू अ प्लेस, ये सब में से कोई भी एक कर सकते हो। मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, बैंक कंफर्म तो करेगी ना कि तुम उसी जगह पे रहते हो कि नहीं। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है पता है, वो किसी बंदे को वहां पे भेज के पूछेंगे कि ये इंसान यहीं पे रहता है कि नहीं, आजू बाजू वालों को पूछेंगे वो लोग, बराबर। या तो तुमको क्या बोला जाएगा कि तुम एक, हम तुमको लेटर लिख के देते हैं, तुम उसका एक्नोलेजमेंट यानी तुमने लेटर रिसीव किया ऐसा साइन करके तुम्हारी सेम साइन से हमको वापस भेज दो, तो हमको गारंटी हो जाएगी तुम वहीं पे रहते हो। ये इसमें से कोई भी ऑप्शन लिया जा सकता है। इन केस इट इज ऑब्जर्व दैट द एड्रेस मेंशन एज पर द प्रूफ ऑफ एड्रेस हैज अंडरगोन अ चेंज, ध्यान देना, अगर चेंज हुआ ने
तुम्हारा एड्रेस, तो चेंज होने के 6 महीने के अंदर तुमको एड्रेस बदलवाना पड़े, चेंज होने के 6 महीने के अंदर आपको एड्रेस बदलवाना पड़े, नहीं तो तुम्हारे पुराने एड्रेस पे सब जाएगा। तुम चेकबुक मंगाओगे पुराने एड्रेस पे जाएगी, तुम एटीएम कार्ड अगर खो गया नया मंगाओगे तो तुम पुराने एड्रेस पे जाएगा। तो कितने मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर उसका फ्रेश प्रूफ आपको हासिल कर लेना है। और एक नई चीज आई है जो अभी आई है रिसेंटली, जिसको ई केवाईसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। कैसा होता है इसके अंदर, मैंने आधार कार्ड की वेबसाइट को देखा, उसके साइट के ऊपर एक लिखा है ई केवाईसी। ई केवाईसी पे क्लिक करो तुम, तुम्हारी आधार की डिटेल्स डालो तुम, आधार की डिटेल्स डालो, ओटीपी आएगा सामने से तुम्हारे नंबर पे, ओटीपी एंटर करोगे ना तो तुम्हारा एक कोड जनरेट होगा। आपको पता है क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट का प्रूफ नहीं देना है। अब ये ई केवाईसी का जो नंबर आया है ना तुमको, वो सामने वाले को ई केवाईसी का नंबर प्रोवाइड कर देने का, बस खत्म हो गया। ये ई केवाईसी वेरीफाइड अगर हो गया ना एक बार, तो ये तुमको डायरेक्टली उसी को दे देने का, बाकी कुछ नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी है, राइट। तो the e-KYC service of Unique Identification Authority of India shall be accepted as a valid process for KYC verification under the PML rules, as the information containing demographic details and photographs made available from UIDAI. As a result, e-KYC process is treated as an officially valid document. बराबर नहीं, ये पूरा प्रोसेस है और ये प्रोसेस के बाद दिया जाता है। तो अपने खाली एक लाइन लिखने की इसके अंदर, ई केवाईसी भी इसके अंदर चलता है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट इसको माना जाता है, राइट। पर इसको एक्सेप्ट कब किया जाएगा, वैलिडेशन के बाद में, मतलब प्रूफ देने के बाद में कि ये सही है कि गलत है। फिर क्या चाहिए आपको, एक रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, और उसके बाद एक रिसेंट फोटोग्राफ यानी अभी ताजा जो भी फोटो 6 महीने तक का हो ने, वो चलता है। सच other documents pertaining to the nature of business or financial status specified by the RE in their KYC policy shall also be called for। यानी मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पे दूसरा तुमको प्रोवाइड करना हो वो, बराबर ने, ये एज पर द प्रोविजन। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, तुमने डॉक्यूमेंट दे दिए, केवाईसी करा लिया तुमने, बैंक अकाउंट तुम्हारा चालू हो गया, पर केवाईसी में तुमने पैन कार्ड सबमिट नहीं कराया। क्या सबमिट नहीं कराया, पैन कार्ड तुमने सबमिट नहीं कराया, बैंक को तुम्हारा पैन मालूम नहीं है, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू कर दी वो आपकी बैंक को मालूम नहीं है। अब तुम 50,000 से ज्यादा का विड्रॉल करने जाते हो अपने अकाउंट में से, या 50,000 से ज्यादा की डिपॉजिट करने जाते हो, तो बैंक कंपलसरी आपके पास से परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका जो पैन कार्ड है ना उसकी एक फोटोकॉपी आपसे मांगेगी, यानी जेरोक्स मांगेगी आपकी सिग्नेचर के साथ में। ये कंपलसरी है, लेकिन ये वन टाइम आपको देना है। अगर आपका पैन ऑलरेडी अंदर अपडेटेड है आपके अकाउंट में तो बैंक नहीं मांगेगी, लेकिन अगर पैन अपडेटेड नहीं है तो बैंक आपके पास से क्या मांगेगी, पैन की जेरोक्स मांगेगी, यानी पैन कार्ड की एक जेरोक्स मांगेगी, राइट। ये कब चाहिए, 50,000 से ऊपर की। लेकिन किसी इंसान के पास पैन कार्ड है ही नहीं, तो उसने अभी तक इशू नहीं करवाया, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्म नंबर 60 भरना पड़ता है। ये इस पैराग्राफ में लास्ट लाइन में लिखा है, देखो, फॉर्म नंबर 60, कि ये ट्रांजेक्शन तुमने किया, वो क्यों किया, और उसके बाद में क्यों किया तो नहीं पूछते, लेकिन ऐसा कि ये ट्रांजेक्शन करने के टाइम पे तुम्हारे पास पैन नंबर नहीं था, और ना होने के पीछे का कारण क्या, क्या तुम्हारी इनकम 2.5 लाख से कम है, क्या तुम वो कैटेगरी में नहीं आते, या तुम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हो, वो इसके अंदर लिखना है, समझे। एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सेकंड amendment rules 2017, if the person is an individual who is eligible to be enrolled for an Aadhaar number, he shall submit to the bank Aadhaar number issued by the Unique Identification Authority of India। अब कंपल्सरीली 2017 के बाद में आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ में आधार नंबर को अटैच करना कंपल्सरी हो गया है 2017 के बाद में। और परमानेंट अकाउंट नंबर और फॉर्म नंबर 60 दो में से कोई भी एक तो देना पड़े, समझे। यानी मतलब दो डॉक्यूमेंट तुम्हारे लिए मेन हो गए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और अगर पैन कार्ड ना हो तो फॉर्म नंबर 60, पर आधार कार्ड तो चाहिए।
उसके बिना तो अकाउंट नहीं ओपन होगा। अब कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, जो आगे मैंने बताया प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर क्या है, तो Government of India has authorized the Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security Interest of India. इतना लंबा नाम है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, सरसेई, CRSAI, to act as and to perform the function of the CKYCR, यानी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड, सेंट्रल KYC रिकॉर्ड, उसके लिए बैंक shall capture the KYC information for sharing with the CKYCR in the manner mentioned in the rules as required by the revised KYC template prepared for individuals and legal entities as the case may be. और यहाँ पे कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना, देखो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से तो shall invariably upload the KYC data pertaining to all new individual accounts open on or after, याद रखना ये डेट, किसके लिए अपने को डेटा की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट अगर अपने 1 जनवरी 2017 या तो इसके बाद में ओपन करवाया हो तो, और इसको भी किसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 के अंदर। अब नो योर कस्टमर के फॉर्म में क्या होता है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो भी मन में आए लिख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए। केवाईसी का फॉर्म कैसे बनता है, तो केवाईसी फॉर्म एज सेड अर्लियर आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल अकाउंट होल्डर्स while opening the account itself. It is obtained in an annexure to the account opening form. Annexure यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ में उसको जोड़ा जाता है, annexure मतलब जोड़ना, उसको कनेक्ट करना, उसको साथ में रखा जाता है। It throws light on the different dimension of the customers and helps the banks to deal with them appropriately. The important details which are to be furnished in the KYC form, तो देखो क्या क्या फॉर्म्स के अंदर आएगा, तो पहली बात तो नेम और एड्रेस कस्टमर का, और उसका पैन या तो टिन नंबर, टिन कब होता है, कस्टमर की जगह पे अगर बिजनेस है तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। ये परमानेंट अकाउंट नंबर जो है ना, ये जो वो पैन कार्ड किसके लिए होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स पर्सन के लिए होता है, सब पर्सन के लिए, याद रखो टिन नंबर और पैन नंबर। टिन नंबर कंपलसरी सबके लिए नहीं, लेकिन पैन सबके लिए, अगर कंपनी है तो भी उसका पैन होगा, अगर फॉर्म है पार्टनरशिप तो भी उसका पैन होगा, बराबर, और इंडिविजुअल है तो भी उसका पैन। तो अपने याद क्या रखना है, पैन नंबर सबके लिए और टिन नंबर किसके लिए, जो टैक्स भरते हैं ना, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी वगैरह उसके लिए। फिर डिटेल्स ऑफ स्पाउस, फादर एंड ऑल्सो सन्स एंड डॉटर्स, फादर, स्पाउस, स्पाउस कब, जब शादी हो गई तो, अपने लिए तो यानी मेल्स के लिए सिर्फ फादर का नाम होता है, लेकिन स्पाउस का नाम फीमेल्स के लिए होता है। फिर टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट या लोन है। एज, एज का बैंड लिखा जाता है खाली कि कौन सी एज के ग्रुप में तुम आते हो, यानी 20, 21, बिलो 20, 21 टू 40, 41 टू 60 एंड 60 एंड अबव। ऑक्यूपेशन यानी तुम क्या काम करते हो, सर्विस, प्रोफेशन एंड अदर्स। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, नेशनलिटी। फिर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन यानी तुम्हारा घर खुद का है, ओन रेसिडेंशियल, कन्वेंस, टू व्हीलर, कार एक्सेट्रा, टेलीफोन नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अगर क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास है तो। फिर डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट लोन्स हेल्ड विद अदर ब्रांचेस और बैंक, दूसरी बैंक के पास तुम्हारी कौन कौन सी डिपॉजिट्स है। फिर पर्पस ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, अकाउंट तुम क्यों ओपन कर रहे हो। सोर्सेज ऑफ फंड, सैलरी, बिजनेस एक्सेट्रा, पैसा कहाँ से आता है तुम्हारे पास। फिर एनुअल इनकम, तुम्हारी पूरे साल की इनकम कितनी हो सकती है, अगर बिजनेस है तो बिजनेस के डिटेल्स, पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट का डिटेल। ये सब है ना मैंडेटरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन समझ लेना। नाम, एड्रेस, बर्थ डेट और फोटोग्राफ ये मैंडेटरी है, और पैन नंबर ये कंपलसरी है, आधार नंबर भी कंपलसरी है। पर इसके बाद में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिससे जिसके अंदर तुम ना भी लिखना चाहो ना या कुछ भी लिख दो ना तो भी चलता है, बाकी वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले बताई वो सच होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज विजिटेड ड्यूरिंग पास्ट 3 इयर्स, ये लिखते हैं कि तुम अगर फॉरेन कंट्रीज में गए हो तो लिखो।
एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसके सिवा कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो भी आ गई। अब आता है इसके बाद में मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन्स। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन द ब्रांच विल रिकॉर्ड in the form endorsing the identity and genuineness, address verification and risk perception, and fix a threshold for transaction by the customer. Threshold यानी लिमिट, ये जो थ्रेशोल्ड लिखा है इसका मतलब होगा लिमिट, राइट। इसमें सब पहले चेक करेगी, बैंक हर चीज को चेक करेगी, चेक करने के बाद तुम्हारा अकाउंट ओपन कराएगी। पीरियोडिक अपडेटिंग shall be carried out at least once in every 2 years for high risk customers, once in every 8 years for medium risk customers, and one every 10 years for low risk customers. अब तो आधार कार्ड को भी आपको 15 साल में एक बार अपडेट करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जाना पड़ता है 15 साल में एक बार, बराबर ना। क्योंकि 15 साल के अंदर अगर बच्चा है तो जवान हो जाएगा, जवान है तो थोड़ा मिडिल एज का हो जाएगा, मिडिल एज वाला बूढ़ा हो जाएगा, तो चेहरा बदल जाता है पहली बात तो, बराबर ना। Fresh proof of identity and address shall not be sought at the time of periodic updating from customers who are categorized as low risk. Low risk के पास से ने कुछ ज्यादा नहीं मांगते ये लोग, ये खाली एड्रेस के बारे में बात करते हैं, बराबर नहीं। इसके लिए सेल्फ क्लेरिफिकेशन भी चलता है कि नहीं मेरा एड्रेस वेड्रेस कुछ चेंज नहीं हुआ, सब बराबर है, चल जाएगा। A certified copy of proof of address forwarded by low risk customers through mail, post, etc. in case of change of address shall be acceptable. सर्टिफाइड कॉपी कैसे होती है? तुम नया लाइट का बिल, नया टेलीफोन का बिल, बराबर, या गैस की जो गैस के बॉटल की जो बुक आती है ना, उसका स्कैनिंग करके अगर तुम उसको भेज दो ना, तो एड्रेस के प्रूफ की तरह से वो लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। या आधार में अगर एक एड्रेस ऑलरेडी तुम चेंज करवा चुके हो तो वो उसका प्रिंट आउट आप उसको यानी उसका स्कैन करके आप उसको भेज सकते हो। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लो रिस्क कस्टमर एट द टाइम ऑफ पीरियोडिक अपडेटिंग शैल नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन, वो हाजिर रहे, लो रिस्क कस्टमर जरूरी नहीं है। द टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अबव वुड अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट एंड लास्ट वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी, विच एवर इज लेटर, दो में से जो लेट हो। अब पहले अकाउंट ओपन होता है, फिर बार बार वेरिफिकेशन होता है, बराबर ना। फ्रेश फोटोग्राफ shall be obtained from the customer for whom account was open when they were minor on their becoming a major। जैसे बोला ने 15 साल के अंदर बच्चा, अगर 5-7 साल के बच्चे ने अगर अकाउंट ओपन कराने के लिए केवाईसी कराया हो, माइनर का अकाउंट अगर ओपन करा हो, तो ये 18 साल के बाद में मेजर हो जाएगा। उसके बाद में बैंक से लेटर आता है कि आपकी एज चेंज हो रही है, 18 साल से ऊपर हो रही है, तो आपको आपका अकाउंट मेजर बनाने के लिए फलाने फलाने केवाईसी की जरूरत पड़ेगी, आप इतने दिनों के अंदर आगे करवा जाओ। ई केवाईसी प्रोसेस यूजिंग ओटीपी, बोला ना मैंने, वन टाइम पासवर्ड से आप ओटीपी लेके ई केवाईसी करा सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ पीरियोडिक अपडेटिंग इज अलाउड प्रोवाइडेड वाइल ऑन बोर्डिंग द कस्टमर वाज सब्जेक्टेड टू केवाईसी प्रोसेस। तो सब्जेक्ट यानी क्या मतलब, कस्टमर को अगर केवाईसी प्रोसेस की जरूरत पड़ती हो ने तो ई केवाईसी भी चल जाएगा, राइट। अब अ लुक एट द अबाउट डिटेल्स इंडिकेट, अब देखो ये पूरा क्वेश्चन इन केस अगर पूछा जाए तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन इसके अंदर 6 या तो 7 मार्क के हैं। इतना बड़ा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इट इज इम्पॉसिबल टू राइट, 6 मार्क के लिए नहीं लिख सकते हो, तो इसको शॉर्ट करके मैं तुमको भेजूंगा, राइट। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के अंदर, उसको मैं शॉर्ट करके तुमको भेजूंगा। इतने लंबी लंबी चीजें लिखने की जरूरत अपने को नहीं है, खाली मेन मेन पॉइंट्स है ना उसके लिखेंगे, उसके बाद में खत्म, बराबर। फोर्थ यूनिट मेरे पास आ गया है, उसको मैं अपडेट करके एक एक क्वेश्चन के हिसाब से उसको भेजता जाऊंगा मैं, ओके।